हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिकारी स्टडी चैनल। इससे पहले मैंने आपको यूपी बोर्ड 10th क्लास के दो पार्ट फर्स्ट चैप्टर के करा दिए हैं। आज हम थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में जो एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज लेके चलते हैं 1.2 1.1 और बेसिक कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर का था मैं आपको करा चुका हूं। आप जो है पिछली वीडियो में उसे देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये है हमारे पास 140 दिया हुआ है और इसने कहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में इसके लिए करना क्या है आपको, जैसे 140 है उसका आपको लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है। कैसे लेंगे? सबसे पहले हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इसे 2 से भाग कर देंगे 70 आ जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे 35 आएगा। अब ये 2 से नहीं कटता, अब ये 3 से भी नहीं कटता, 4 से, 5 से, 6 से, 5 से कटेगा ये, तो 5 सत्ते 35 और 7 से 7 एकम 7। तब तक आपको इसका एलसीएम लेना है जब तक कि 1 ना आ जाए। अब 140 के जो अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे आप वो इस तरह से लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 7। बस यही हो गया हमारा आंसर। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, 140 था, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना था। अभाज्य गुणनखंड में केवल आपको इसका एलसीएम लेना होता है। 140 है वो 2 से कट जाएगा, 2 से आप भाग करें। अगर आपको लगे कि भाई इस तरह से नहीं कर सकते तो आप नॉर्मली जैसे आप 2 से भाग करते हैं, 2 सत्ते 14 0 0 0, ठीक है। तो ये 70 आ गया, वो हमने 70 लिख दिया। फिर आप इसे 2 से भाग करके देखेंगे। इस तरह से आप इसे आगे तक करते रहेंगे जब तक कि ये कटता रहे। और जब कट जाएगा, कटने के बाद ये हमारे पास 140 के फैक्टर आ जाएंगे 2 गुणा 5 गुणा 7। इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे पार्ट एक जैसे हैं, आप कर लेंगे इसको। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, या इसका एक थर्ड पार्ट और कर देता हूं मैं। थर्ड पार्ट 3 8 2 5 3 8 2 5 बिल्कुल उसी तरह का प्रोसेस है। आपको सबसे पहले, अब जैसे एक बात और होती है कि हम कैसे पता लगेगा ये कौन सी संख्या से कटता है। इसके लिए आप विभाज्य वाले जो है टॉपिक को देख लेंगे कि कौन सी संख्या 2 से डिवाइजिबल है, 2 से कट जाएगा, कौन सी 3 से कट जाएगा, कौन सा 4 से कट जाएगा। तो उस तरह से अब मैं सबसे पहले 2 से ना चेक करके मैंने देखा इसके लास्ट में 5 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले सीधी सी बात है 5 से तो कटेगा ही, तो 5 से कर दिया। 5 सत्ते 35, कितने बचे? 3 32, 5 6 30 और 5 पंजे 25। फिर देखिए इसके लास्ट में 5 आ गया, फिर मैंने 5 से कर दिया इसे, 5 एकम 5 बचे 2 26, 5 पंजे और 5 दिया, ठीक है। फिर ये 3 से चेक किया हमने, 3 पंजे 15, 3 एकम 3। फिर हमने 3 से चेक किया इसे, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अब 17 किसी से भी नहीं कटता, तो ये 17 से कटेगा, 17 एकम 17। मैंने आपको कहा था तब तक करते रहना है जब तक कि 1 ना आ जाए। तो 3 8 2 5 और इसके जो अभाज्य गुणनखंड आ गए 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। एक बात और ध्यान रखना, अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि ये जो आपने नंबर लिखे हैं ये अभाज्य होनी चाहिए। और भाज्य अभाज्य मैं आपको फर्स्ट वीडियो में आपको बता चुका था कि कौन सा भाज्य कौन सा अभाज्य होता है। आप इनके फैक्टर नहीं कर सकते। कोई संख्या ऐसी नहीं है 17 किसी के टेबल में नहीं आता, केवल 17 के टेबल में आता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो है इसका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में हम पढ़ के देखते हैं। इसने कहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी में से और ले से निकालना है और इसकी जांच के लिए हमें एक फार्मूला दे रखा है, वो भी करना है। तो सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं 26 और 91, 26 और 91। इसका हमें एक तो में से निकालना है, एक ले से निकालना है।
अब तरीका समझ लेते हैं मैसे लैसे कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम मैसे की, यानी हमें मैसे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे मैसे? मैसे निकालने के लिए तरीका होता है कि छोटी संख्या से या बड़ी संख्या को भाग करें। हमने इसके जो फर्स्ट एक्सरसाइज की थी उसमें मैंने आपको सब बता दिया था कि कैसे करते हैं। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप इसका सेकंड पार्ट देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो 26 से भाग करते हैं। 26 दिया 78, कितने बचे? 13। 13 से 26 को कर दिया 13 दूनी 26। ये पूरा पूरा कट गया। जिस संख्या ने से पूरा पूरा काट दिया वो आपका हो गया मैसे। तो इसका मैसे हो गया, यानी कि HCF हो गया इसका आपका 13। मैं लिख देता हूं HCF बराबर 13। इसे यहीं छोड़ देंगे। फिर हमें LCM निकालना है, यानी कि लैसे निकालना है। लैसे निकालना है, यहां हमने मैसे निकाला था। अब लैसे निकालने का तरीका आपको पता ही है, इस तरह से रख के हम लैसे निकालते हैं। अब सबसे पहले चेक करते हैं, छोटी से छोटी संख्या से चलते हैं। सबसे पहले हमने 2 से करा, 2 से ये तो कट गया लेकिन ये नहीं कटता। फिर 2 से नहीं कटेगा। हम 13 दिख रहा है तो सीधा सीधा हम 13 से ही काट दें। 13 एकम 13, 13 सत्ते 91, 7 से काटते हैं, 7 एकम 7। तो इसका लेस है, यानी कि LCM। जो इसका LCM आया वो आया 2 गुणा 13 गुणा 7। आप इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 सत्ते 91, 2 एकम 2, 2 नी 18, 182 आ गया। हमसे क्या कहा था बुक वाले ने? हमसे बुक वाले ने कहा था इसका लैसे और मैसे अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो एक तो हमने इसका मैसे निकाल लिया, एक हमने इसका लैसे निकाल लिया। लेकिन इसके बाद यहां खत्म नहीं हुआ इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आगे भी चलेगा। इसने हमसे ये कहा था कि इसके लिए जांच कीजिए। तो आप यहां पे लिखते हैं जांच, जांच यानी कि चेक। तो चेक कैसे करेंगे? उसने सबसे पहले कहा 2 संख्या का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल, यानी जो आपके पास 2 नंबर्स दिए हुए थे 26 और 91, इनकी गुणा करनी है। 26 और 91 की गुणा करनी है। तो गुणा आप चाहे रफ में कर लें चाहे यहां कर लें, तो मैं यहीं आपको गुणा करके दिखा रहा हूं। 6 एकम 6, 6 नी 54, 2 एकम 2, 2 नी 18, जोड़ देंगे 6, 6, 8 5 13 का 3 का 80 लगा 1 2। तो इनका गुणनफल आ गया 2366। ठीक है। फिर उसने हमें कहा था लैसे गुणा मैसे, यानी HCF गुणा LCM। हमने HCF क्या निकाला था? HCF आया था हमारा 13 और LCM है 182। आपको इन दोनों की गुणा करनी है। 3 दूनी 6, 3 8 24 का 4 का 80 लगा 2, 3 एकम 3 और 2 5, गुणा 2 8 1, 6 6 8 5 13, 1 और 1 2। अब देखिए हमारा ये कितना आया? 2366। ये कितना आया हमारा? 2366। यही बात हमें सिद्ध करनी थी कि 2 संख्या का गुणनफल लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर है। तो लिखेंगे 2 संख्या का गुणनफल बराबर लैसे गुणा मैसे। यही हमें सिद्ध करना था। तो एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। देखिए इसमें सबसे पहले 26 और 91 का मैसे निकालने को कहा था। मैसे का तरीका हमें पता ही है। 26 छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम भाग करते हैं। 26 थी 78, 13 शेष बचा। फिर इस 13 से इस 26 को भाग किया, 13 दूनी 26, पूरा पूरा कट गया। मैसे आपका 13 आ गया। लैसे की बात करते हैं। 26 और 91 लिया है, इसको हमने संख्या से काट दिया, ये लैसे आ गया 182। फिर उसने कहा था कि इसकी जांच कीजिए। तो 2 संख्या का गुणनफल निकालिए। दोनों संख्या जो दी हुई थी इन दोनों की गुणा करी हमने, ये आया आंसर। फिर जो हमारा मैसे और लैसे आया था उनकी गुणा करी, उसका आंसर ये आया। दोनों आंसर सेम आ गए, यानी कि हमारी जांच कंप्लीट हो गई और हमारा आंसर ठीक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में इसने हमें क्वेश्चन दिया है। इसने कहा है 12, 15 और 21
12, 15 और 21 और कहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। एक बार बहुत अच्छी तरह समझ लेना कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कहा है उसने निकालने को, तो आप इसमें ये वाला मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे लैसे वैसे निकालने का। तो फिर कौन सा मेथड करेंगे वो बता रहा हूं। सबसे पहले हमने 12 लिया है और 12 के फैक्टर किए हैं, जैसे ये वाले फैक्टर करे थे ऐसे। आप रफ में कर लेना, मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 दूनी 4 तिया 12। आप ऐसे करके देख लेना जैसे मैंने यहां कर रखा है, बिल्कुल ऐसे कर लेना, ठीक है। अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट कर लेना, बहुत बढ़िया। 15 के 3 गुना 5, 21 के 3 गुना 7, ठीक है। ये अभाज्य गुणनखंड लिख दिया हमने। इसके बाद उसने हमें कहा था में से निकालिए, यानी HCF निकालिए, में से निकालिए। तो ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छी तरह समझ लें। में से में क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास ये फैक्टर्स हैं इनमें कॉमन देखते हैं। कॉमन मतलब जो तीनों में हो, अगर 2 है तो दोनों में हो। यहाँ पे 3 है हमारे पास डिजिट, तो तीनों में चेक करना है। हमने देखा 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो में से आ गया 3। और कोई संख्या है नहीं, तो ये तो आ गया हमारा में से, आंसर आ गया। इसके बाद हम निकालते हैं लैसे, एलसीएम। अब लैसे में क्या आएगा, लैसे में सबसे पहले तो वही निकाल लो जो कॉमन था, तो 3, फिर गुणा, जो बच जाए वो सारा का सारा आना है। लेकिन अगर 2 में भी कोई डिजिट रिपीट हो रही है तो उसे एक बार लिखेंगे। देखो ये 12 में 2 जो है ये एक में ही 2 बार है। अगर ये अलग अलग होता तो मैं एक बार लिखता, लेकिन ये एक में ही 2 बार है, तो एक में ही हमने 2 बार लिख दिया। और क्या बचा 5, और क्या बचा 7। अब इनकी आप गुणा कर देंगे, तो 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140 और 14 तिया 42, यानी आपका आंसर जो आ गया वो 420 आ गया। तो लैसे निकाल दिया हमने। लैसे हमारा कितना आया 420, और में से कितना आया हमारा 3। क्लियर है। तो मैंने ये 3 क्वेश्चन कराए हैं, आप 3 क्वेश्चन के इनके जो पार्ट्स हैं वो करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है हमारे पास 2 संख्या है, 2 संख्या दी हुई है हमारे पास 306 और दूसरा दिया हुआ है हमारे पास 657। ये 2 संख्या हमारे पास 306 और 657, और साथ में इसने कहा है इसका जो में से है HCF है वो है 9। तो बताइए इनका एलसीएम कितना आएगा। एलसीएम बताना है कितना आएगा। हमारे पास 2 संख्या दे दिया, में से दे दिया और ले से दे दिया। अभी हमने जो है पीछे एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें एक फार्मूला इस्तेमाल किया था हमने, 2 संख्या का गुणनफल या गुणनखंड, गुणनफल 2 संख्या का गुणनफल बराबर लैसे गुणा में से। ठीक है, ये फार्मूला इस्तेमाल किया था हमने पीछे। अब 2 संख्या का गुणनफल यानी कि 306 गुणा 657 बराबर लैसे यानी एलसीएम हमें नहीं पता गुणा एचसीएफ हो गया 9। ठीक, ये हमने फार्मूला इस्तेमाल कर लिया। अब हमें एलसीएम निकालना है। ये 9 यहां मल्टीप्लाई में है, इसको हम बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उधर जाके ये डिवाइड में हो जाएगा। तो 306 गुणा 657 बटे 9, तो 9 से इसे हम अब डिवाइड करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन कर देंगे, 9 से इसे डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा हमारा 9 तिया 27 बचे 3 और 9 चौक 36, यानी कि 34 गुणा 657। ठीक है, 34 गुणा 657। तो हम क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे। मैं आपको गुणा करके दिखा रहा हूं। 34 में गुणा कर दी, 4 सते 28
8 2 4 5 20 2 22 2 2 4 6 24 25 26 3 7 21 1 2 3 5 15 2 17 का 7 80 लगा 1 3 6 18 और 19। तो जोड़ देते हैं इसे, ये हो जाएगा हमारे पास 8 3 7 6 13 का 3 80 लगा 1 9 2 11 12 2 2 22 338। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 22 338। ये इसका लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है हमें जांच कीजिए कि यदि किसी प्राकृतिक संख्या स्मॉल n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या? 6 की पावर n दे रखा है और जहां पर n जो है वो नेचुरल नंबर है यानी कि प्राकृतिक संख्या है। अब नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या हमें पता है, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 1 2 3 4 एंड्स ऑन होता है। प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर वे नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड्स ऑन तक होते हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि अगर मैं जैसे n की जगह 1 रखता हूं, यानी कि अगर n बराबर 1 रखा मैंने तो 6 की पावर 1 यानी कि 6 आएगा। अगर n बराबर मैंने 2 रख दिया तो 6 की पावर 2 यानी कि 36 आएगा। n बराबर 3 रख दिया तो 6 की पावर 3 यानी कि 216 आएगा। यानी हर बार जब हम n की जगह कोई भी वैल्यू रखते हैं तो वो लास्ट वाला अंक जो है वो शून्य नहीं आता। और हमसे यही पूछा गया था क्या 0 आता है, तो हम लिखेंगे नहीं, ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसे n के स्थान पर रखने पर 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होता है। क्लियर? यानी ये जो 6 की पावर n है, n की जगह आप कोई भी नेचुरल नंबर रख दें, कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दें, तो उसका जो आंसर है वो लास्ट में 0 नहीं आएगा। वैसे तो लास्ट में 6 की पावर रखेंगे तो 6 ही आना है, 0 तो कभी नहीं आने। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 7 गुणा 11 गुणा 11 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, ये दोनों ही अभाज्य संख्या नहीं है, यानी भाज्य संख्या है। ठीक है, और भाज्य संख्या क्यों है वो बताना है। तो मैं एक पार्ट कर रहा हूं, दूसरा आप कर लेंगे, सेम है। तो मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ये तीनों गुणा में है यानी तीनों एक साथ है, वो 13 अलग है क्योंकि प्लस का साइन लग रहा है। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम इसमें कॉमन चेक करेंगे, यानी ऐसी कोई संख्या जो दोनों में हो। तो हमने देखा 13 कॉमन आता है, 13 कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लग जाएगा, यहां बचेगा 7 गुणा 11 प्लस, यहां 13 था और आपने 13 ही कॉमन ले लिया। तो इससे पहले हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि कॉमन जब ले लेते हैं कोई संख्या नहीं बचती है तो वहां पे 1 लिखते हैं। तो ये हो गया 7 गुणा 11 प्लस 1, तो 7 गुणा 11 77 प्लस 1, तो जुड़ के हो गया ये 78, यानी 13 गुणा 78 आ गया। अब 13 गुणा 78, अब उसने कहा कि ये भाज्य संख्या क्यों है। अब ये भाज्य संख्या इसलिए है कि 13 हमें दिख रहा है अभाज्य संख्या है, लेकिन 13 के साथ जब 78 की गुणा हो जाती है तो ये भाज्य बन जाती है। दूसरी 78 के टुकड़े भी हो सकते हैं, 78 के फैक्टर हो सकते हैं, और हमें पता है जब कोई संख्या भाज्य होती है तो उसके टुकड़े होते हैं, गुणनखंड, उसके फैक्टर जो हैं वो कितने, 3 से 3 या 3 से ज्यादा होते हैं। तो इसके फैक्टर 3 या 3 से ज्यादा हैं। कैसे हैं भाई, 13 गुणा 78 जो है
78 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इस हिसाब से इसके बहुत सारे फैक्टर हो गए। तो लिखेंगे 3 से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह भाज्य है। और भाज्य अभाज्य मैंने आपको इसके पहले पार्ट में आपको समझा दिया था। तो अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप जो है इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उससे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जो है इसके सारे पार्ट देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो लिखेंगे सोनिया को लगा समय, सोनिया को लगा समय बराबर कितना, 18 मिनट। और दूसरा कौन है, दूसरा है रवि। रवि को कितना टाइम लगता है, रवि को टाइम लगता है 12 मिनट, 12 मिनट। फिर इसने कहा है कि मान लीजिए एक ही स्थान से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद, कितने समय बाद वे मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो 18 व 12 का लैसे निकालना है आपको। तो 18 और 12 लिखेंगे और इसका लैसे निकालेंगे। 2 × 18, 2 × 12। फिर चेक करेंगे 2 से कट रहा है, ये तो कटता नहीं है, सही सीधा रहने दें। 2 × 3 = 6। अब ये 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, 3 × 3। फिर 3 से कटेगा, 3 × 3। ये ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं कि 2 से ये और ये दोनों कटने चाहिए, ऐसा नहीं है। जो कटता है वो काट दो। अब यहां पे पहले वाले में 18 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है, हमने दोनों काट दिए। फिर दूसरे में 9 नहीं कटा लेकिन 6 कट गया, हमने काट दिया। फिर 3 से दोनों कट गए, फिर 3 से 1 ही कटा है। तो इसका लैसे जो आया हमारा 2 × 2 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 2 × 18, 2 × 36। यानी कि वे पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है। वे पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। क्लियर है। तो ये हमारा एक्सरसाइज ये वाली कंप्लीट हो गई है। अगली एक्सरसाइज जो हमारी आती है वो आती है हमारी 1.3। और 1.3 एक्सरसाइज में केवल 2 ही टाइप के क्वेश्चन हैं, तो मैं दोनों का एक एक टाइप आपको करा दे रहा हूं, फिर आप पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध करो कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें वो सिद्ध करके बताना है, ठीक है। तो हम उल्टा लेके चलते हैं, ध्यान रखना। उसने परिमेय कहा, अपरिमेय कहा है, हम परिमेय मान के चलेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है। और हमें पता है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बता दिया था कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लिया हमने, माना √5 बराबर P/Q, ठीक है। हमने मान लिया √5 बराबर P/Q, जहां पर मान लिया √5 बराबर P/Q, जहां पर क्या, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं है और P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ध्यान रखना,
उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। माना √5 बराबर P बटा Q, जहां पर Q 0 के बराबर नहीं है और P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है का मतलब होता है दोनों एक संख्या से नहीं घटते हैं। फिर आप क्या करेंगे, आप करेंगे दोनों और का वर्ग करने पर, दोनों और का वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर का स्क्वायर करने पर। तो जब हमने इसका स्क्वायर करा √5 का तो 5 हो गया और बराबर हो गया P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। ठीक है, और 5 बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। ठीक, फिर हमने क्या करा, यहां से Q स्क्वायर का मतलब है यहां पे 2 Q हैं, एक Q को हम इधर ले गए, एक Q को ले गए, एक Q, ध्यान रखना दोनों नहीं। तो ये हो गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास 5Q बराबर P स्क्वायर बटे Q। अब समझे जरा बहुत अच्छी तरह से, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। मान लिया √5 एक परिमेय संख्या है और हमें पता है परिमेय संख्या को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर ये कंडीशन आपको जरूर लिखनी है, जहां पर Q 0 नहीं है और P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। फिर हमने दोनों ओर का स्क्वायर करा तो 5 बराबर P का स्क्वायर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर। यहां से एक Q उठाकर हमने इधर गुणा कर दी तो 5Q बराबर P स्क्वायर बटे Q। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब 5Q एक पूर्णांक है, आप कहेंगे पूर्णांक, पूर्णांक यानी कि पूर्ण अंक जिसके बटे में पॉइंटों में कुछ ना हो, तो ये पूर्णांक है। ये भी मैंने आपको फर्स्ट जो पार्ट है इसका उसमें बता दिया था पूर्णांक किसे कहते हैं। तो 5Q एक पूर्णांक है और P स्क्वायर बटे Q, ये जो बचा हुआ है P स्क्वायर बटे Q, ये एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 5Q बराबर P स्क्वायर बटे Q और P स्क्वायर बटे Q एक परिमेय संख्या है। अब क्या परिमेय संख्या पूर्णांक के बराबर होगी या क्या पूर्णांक परिमेय संख्या के बराबर होगी, ये कंडीशन होती है, लेकिन ये दोनों समान नहीं हैं, क्योंकि परिमेय संख्या कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होती। यहां पे लिखेंगे परिमेय संख्या कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकती। पूर्णांक हो सकता है हमेशा परिमेय संख्या के बराबर, लेकिन परिमेय संख्या हमेशा, ठीक है, हमेशा आप कभी भी ना लिखे, हमेशा लिख दें, हमेशा पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकती। कभी कभी हो सकती है लेकिन हमेशा नहीं हो सकती। इसलिए अतः समीकरण 1 सही नहीं है, विरोधाभास है, इसमें विरोधाभास है। ठीक है, विरोधाभास है, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा मानना गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही आपको √5 की जगह √2, √3, √7, √15, √11 कुछ भी हो सकता है, सारा का सारा इसी मेथड से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2। ये दो ही टाइप है इसमें भी यही है, सिद्ध करो कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखो अपरिमेय संख्या तो बिल्कुल वही पहले वाले पॉइंट की तरह मान लिया, उल्टा मानेंगे, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है।
ठीक है। अब हम चाहें तो इसे P बटा Q के रूप में भी लिख सकते हैं, उससे भी हो जाएगा, लेकिन मैं यहां P बटा Q ना लिखकर मैं इसे कुछ भी एक कांस्टेंट R मान अब आप कहोगे R ही क्यों माना? R इसलिए माना कि बटे वाले डिजिट से कैलकुलेशन से ज्यादा ये इजी पड़ेगा, इसलिए मैंने R मान लिया। परिमेय संख्या है R भी, ठीक है। तो 3 + 2√5 बराबर R। अब आप 3 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे, 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। फिर आप 2 जो है ये गुणा में है, इसको जब आप बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उधर जाकर ये बटे में हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो √5 बराबर R - 3/2। अब आप कुछ बातें लिखेंगे। R एक परिमेय संख्या है, अतः R - 3/2 भी परिमेय संख्या होगी। ध्यान रखना, परिमेय संख्या में अगर हम कुछ जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे, कुछ गुणा करेंगे, कुछ भाग करेंगे, वो हमेशा परिमेय ही रहती है। तो R अगर एक परिमेय संख्या है तो R - 3/2 भी परिमेय संख्या होगी। परंतु क्या? परंतु √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय के समान नहीं हो सकती है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकती, अतः हमारा मानना गलत है, अतः हमारा अनुमान गलत है, और 3 + 2√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है, क्लियर है। आशा है आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। आप इनकी खूब अच्छी तरह से तैयारी करें। जो इनके क्वेश्चन छूट गए हैं, जो मैंने छोड़ दिए हैं, इसके टाइप के हैं, वो भी आप कर लेंगे, उम्मीद है। आप कोशिश करें, अगर आपसे नहीं हो रहा है, किसी में कुछ डाउट है, कुछ भी क्लियर करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और चैनल को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।